नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हुए, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, जो बक्सर की लड़ाई है ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो बक्सर की लड़ाई है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। जो बक्सर की लड़ाई है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, किस किस के बीच में ये लड़ाई हुई थी, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में और तीन लोगों की संयुक्त सेना के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, वो तीन लोग कौन थे, तो पहले थे मीर कासिम जो कि उस समय बंगाल के नवाब थे, दूसरे थे शुजा उद दौला जो कि उस समय अवध के नवाब थे, तीसरे थे शाह आलम द्वितीय, ये उस समय जो हैं ये मुगल सम्राट थे। तो इन तीन लोगों की संयुक्त सेना के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किया था बक्सर की लड़ाई में। ठीक है, और देखो दोस्तों, इस जो बैटल हुआ था, ये जो लड़ाई हुई थी, इसका रिजल्ट क्या निकला था, तो जो संयुक्त सेना थी ये हार गई थी। ठीक है, तीनों लोगों की संयुक्त सेना हार गई थी और अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। तो बक्सर की लड़ाई से ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और जो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी है इसको किसने बसाया था, ये भी पूछा जाता है। तो फतेहपुर सीकरी को बसाया था अकबर ने। अकबर जो है गुजरात विजय के बाद लौटा था और उसने फतेहपुर सीकरी नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, गांधी और स्टालिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों, जो गांधी और स्टालिन नामक बुक है इसके राइटर का नाम है लुइस फिशर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गांधी और स्टालिन नामक बुक है और इसके राइटर कौन है, तो लुइस फिशर जो है इस बुक के राइटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है। तो जो एडमिरल कप है ये नौकायन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एडमिरल कप, अमेरिकन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी, ये तीनों जो हैं ये नौकायन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन या फिर इसको तख्त ए ताउस के नाम से भी जाना जाता है। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो देखो दोस्तों, जो मयूर सिंहासन है इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मयूर सिंहासन है या फिर जो तख्त ए ताउस है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। गैलेना के नाम से जाना जाता है लेड सल्फाइड को। किसको, लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। तो देखो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, स्टीपीज। ठीक है, स्टीपीज होती है और ये कहाँ पर होती है, तो ये कान में होती है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, तो फीमर होती है। ठीक है, और ये फीमर कहाँ पर होती है, तो ये जांग में होती है। ठीक है, कहाँ पर, ये जांग में होती है। तो याद रखना है, सबसे छोटी अस्थि पूछा जाए तो स्टिपीज होती है और ये कान में होती है। सबसे बड़ी अस्थि पूछी जाए तो ये फीमर होती है और ये कहाँ पर होती है, जांघ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी।
तो देखिए दोस्तों, ये जो बुक है आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। हिंदी में इसका नाम है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। और इस बुक के राइटर का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सर एम विश्वेश्वरैया हैं, इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। यह एक फेमस इंजीनियर थे। और देखो दोस्तों, 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर? तो एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान जो है, ये भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल ही समझा देता हूँ। देखिए, जब प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना हुई थी 1947 में, ठीक है, तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था प्रधानमंत्री सचिवालय, ठीक है, इसका नाम था प्रधानमंत्री सचिवालय। फिर 1977 में, कब? 1977 में, और मुरारजी देसाई के कार्यकाल में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल कर दिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी कि पीएम ऑफिस इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। और इस कार्यालय का प्रमुख सचिव जो है, इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। प्रमुख सचिव जो है, पीएम ऑफिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नंबर 11 क्वेश्चन है, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हॉर्न की शोर सीमा यानी कि नॉइज रेंज कितनी निर्धारित की गई है? तो जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके तहत जो शोर सीमा यानी कि नॉइस रेंज है, ये निर्धारित की गई है 93 से 112 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो डेसिबल है, ये क्या है? तो ये ध्वनि मापने की इकाई होती है, ठीक है। और यहाँ से कुछ और फैक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो सामान्य बातचीत के लिए होती है 30 से 40 डेसिबल। कितनी? 30 से 40 डेसिबल होती है। दूसरा, आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सोते हुए मनुष्य को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त मानी जाती है? तो सोते हुए मनुष्य को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि जो है, ये पर्याप्त मानी जाती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो देखो दोस्तों, जो मधुबनी पेंटिंग है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। और देखो दोस्तों, ये जो है, ये बिहार की फेमस पेंटिंग है, ठीक है। ये जो है, ये बिहार की फेमस पेंटिंग है। और जो मधुबनी पेंटिंग है, इसका कुछ प्रचलन नेपाल के एरिया में भी पाया जाता है या फिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, जो जलियांवाला बाग है, ये अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर? अमृतसर में स्थित है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। डेट जरूर याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन ये हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो लोधी वंश है, ये स्थापित किया गया था वहलो लोधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इब्राहिम लोधी ये कौन है? तो ये लोधी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक था। और बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और इसी में जो है, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और मुगल सम्राट की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो देखो दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये फिरोज तुगलक ये कौन था? तो ये तुगलक वंश का तीसरा शासक था। कौन से नंबर का? ये तुगलक वंश का तीसरे नंबर का शासक था। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक है, मैं आपको बता दूं, इसने एक सिंचाई कर लगाया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हक ए सर्ब, मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, हक ए सर्ब।
हक ए सर्व जो है ये क्या है, तो ये एक सिंचाई कर है और ये किसने लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट की उपमा दी जाती है, तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, क्योंकि इस नदी में अधिक मात्रा में प्रदूषक पाए जाते हैं जो कि इस नदी के जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं। और देखो दोस्तों, जो दामोदर नदी है हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो दामोदर नदी है, जो दामोदर नदी है इसको झारखंड में देवनद के नाम से जाना जाता है। इसको झारखंड में देवनद के नाम से जाना जाता है। और इस नदी में बाढ़ें बहुत आती हैं, इसलिए इसको जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बाढ़ें आती हैं, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जितने भी मैं फैक्ट बताता हूँ ना, ये सारे के सारे फैक्ट आपको एक नंबर जरूर दिलाएंगे, ठीक है। और हमारी एक विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन से जितने अधिक फैक्ट बन सकते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हम उन सभी फैक्टों को समझा देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और हमारी यही विशेषता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, यानी कि CAG कैग को जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। और जो कैग हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, हिमालय की बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है, तो हिमालय की बाहरी सीमा को कहा जाता है शिवालिक हिल्स, ठीक है। शिवालिक हिल्स कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवालिक हिल्स या फिर चुरिया हिल्स कहा जाता है हिमालय की बाहरी सीमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूयॉर्क है ये अमेरिका का प्रमुख शहर है और ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिस, ठीक है। तो जो पेरिस है ये कहाँ का शहर है, ये फ्रांस का शहर है, ठीक है। ये फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये लिख लेना, ये फैक्ट पूछे ही जाते हैं। तो जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर बर्लिन ये छूट गया, तो बर्लिन कहाँ का शहर है, तो ये जो है ये जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। और बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। लिख लेना, मैं कह रहा हूँ ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है वाशिंगटन डीसी, तो जो वाशिंगटन डीसी है ये अमेरिका की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हमने 4 प्रमुख शहर पढ़े हुए हैं, ये किन नदी के किनारे स्थित है ये हमने पढ़ा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, जो बीबी का मकबरा है, जो बीबी का मकबरा है इसको मिनी ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। और जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाएगा। तो इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1679 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो देखो दोस्तों, जो बोरलाग पुरस्कार है ये दिया जाता है कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो नॉर्मन बोरलाग हैं ये प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हीं की स्मृति में ये बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और जो नॉर्मन बोरलाग हैं इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, तो देखो दोस्तों, जो पपीता है इसमें कैरिकोजेंथिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। इसी की उपस्थिति के कारण पपीता जो है
इसका रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश यानी कि ग्रीन लाइट को उत्सर्जित करता है? तो देखो दोस्तों, ग्रीन लाइट को उत्सर्जित करता है यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेनस यानी कि अरुण जो है ये ग्रीन लाइट यानी कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो देखो दोस्तों, यहाँ से कई फैक्ट पूछे जाते हैं, तो मैं सभी फैक्टों को समझा दूंगा। हम बात कर लेते हैं वर्तमान संविधान की। तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका वर्णन कहाँ किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में इन 22 राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा मूल संविधान है, ठीक है, हमारे मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित थी? तो हमारे मूल संविधान में जो है 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15वीं भाषा के रूप में किसे अपनाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होता है 21वां संविधान संशोधन। ठीक है। और ये कब होता है? तो ये 1967 में होता है। और इसमें जो है एक भाषा को जोड़ा जाता है। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया था, तो सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है। कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था। और 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। इसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन। ये होता है 1992 में। और यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो हम नमक याद रख लेंगे कि नमक जो है ये 71 रुपये किलो है। तो 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। और 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है। तो ये नमक जो है एक कोड वर्ड है। फिर इसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन। और ये होता है 2003 में। और उसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से हमारे वर्तमान संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। और यदि आप चाहें तो महावीर स्वामी के बारे में या फिर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इनको जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।